जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और हम लोग 11th क्लास का कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में जूलॉजी की कई सारी शाखाओं के बारे में बताया था, उसी तरह आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यानी बॉटनी की कुछ शाखाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये बॉटनी क्या है तो देखिए, पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही बॉटनी कहलाएगा। अब जैसे कि मान लो कोई पेड़ है, अब वो श्वसन कैसे कर रहा है, उत्सर्जन कैसे कर रहा है, उसके जनन करने की प्रक्रिया क्या है, वातावरण के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उन्हीं सब का स्टडी करना ही कहलाता है बॉटनी। ठीक है, अब देखिए, ये जो बॉटनी है, बॉटनी का जनक कहलाता है वो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यानी थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, तो आइए उसको हम लिख देते हैं। यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही बॉटनी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, बॉटनी का जनक कौन है, उनका नाम लिख देते हैं। बॉटनी का जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये बॉटनी का जनक है। जनक है, यानी थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी का ही जनक है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे वो तो वनस्पतियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, अब उन्होंने जो भी चीज़ें बताई वो सारा एक बुक में मेंशन किया है। ठीक है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम सबसे फेमस बुक है और इसी बुक में ही सारा डाटा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी की कुछ शाखाएं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रोस्टोलॉजी। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये एग्रोस्टोलॉजी क्या है, तो देखिए, घासों का अध्ययन करना ही एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी जितने भी प्रकार के घास है उनका स्टडी करना क्या कहलाएगा, उनका स्टडी करना कहलाएगा एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। घासों का स्टडी करना ही एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, तो देखिए, जो हमारे पेड़ होते हैं तो पेड़ के आयु का अध्ययन करना ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पेड़ के आयु का स्टडी करना ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अब चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आप किसी पेड़ का आयु का पता लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर ये कैसे लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगा सकते। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि कोई जब वृक्ष होता है ना, वृक्ष जब वृक्ष को काटा जाता है तो कुछ इस तरह का वलय मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, ठीक है,
जब इस वृक्ष को काटा जाता है तो इस वृक्ष को काटने के बाद कुछ इस तरह के इसमें वलय मिलते हैं। देखिए जैसे ये आपका टहनी हो गया, तो ये वाला जो भाग देखिएगा ना, इसमें कुछ इस तरह के रिंग मिलते हैं, यानी इस तरह के रिंग मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के रिंग मिलेंगे। अगर उस पेड़ में 8 रिंग है तो इसका मतलब वो 8 साल का है। अगर वो उस पेड़ के टहनी में अगर 12 रिंग है, यानी इस तरह के वलय, अगर 12 वलय है तो वो 12 साल का है, 15 वलय है तो 15 साल का है, ठीक है। अब देखिए ये जो वलय जो है, ये वलय ये हर 1 साल में एक बार मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम वार्षिक वलय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी वलय का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो था डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अब हम पढ़ने वाले हैं डेंड्रोलॉजी। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये डेंड्रोलॉजी क्या होता है। तो देखिए जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जिनको वृक्ष कहा जाता है, तो वृक्ष और छोटे छोटे झाड़ियों का अध्ययन करना ही डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करने क्या कहलाएगा, डेंड्रोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं एंथोलॉजी, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये एंथोलॉजी क्या है। तो देखिए पुष्पों का अध्ययन करना ये एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी हमारे जितने भी विभिन्न प्रकार के फ्लावर है उनका स्टडी करना ही एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पुष्पों का स्टडी करना ही एंथोलॉजी कहलाता है। अब ये पुष्प मिलते कहाँ हैं, ठीक है। तो देखिए उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। यानी थियोफ्रेस्टस ने ही कहीं ना कहीं वनस्पतियों के बारे में ही बताया, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों का वर्गीकरण किसी और वैज्ञानिक ने किया, उस वैज्ञानिक का नाम है एकलर। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो एकलर है यही पेड़ पौधे का वर्गीकरण किया है। अब वो किस प्रकार किया है उसको पढ़ लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एकलर ने ही पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए अब वो किस तरह की है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये पेड़ पौधा है, इसको सबसे पहले 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो 2 वर्ग कौन कौन सा है, देखिए फर्स्ट नंबर पर आता है क्रिप्टोगैम, इसको हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। और सेकेंड है आपका, ये था आपका पहले क्रिप्टोगैम और सेकेंड है आपका फेनेरोगैम। पहले उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। इसको हिंदी में रहता है पुष्पोद्भिद। अब देखिए इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, और इसको भी बांटा गया है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया। अब वो कौन कौन सा है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसको 3 वर्गों में बांटा गया, एक थैलोफाइटा, इसको हिंदी में वही बोलते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा। सेकेंड आपका ब्रायोफाइटा,
ये ब्रायोफाइटा है, और सेकेंड आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, इन तीनों को हिंदी में उसी नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसके बारे में बता सकूं। वीडियो को रोक कर, ठीक है, जितना भी हम सब लिखवाए हैं उस सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप पेड़ पौधा भी लिख सकते हैं या वनस्पति भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया था। थैलोफाइटा, सेकेंड आपका ब्रायोफाइटा, थर्ड है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं नग्नजीवी, नग्न बीजी बोलते हैं, ये ब है, या इसको अनावृत बीजी भी बोला जाता है। और सेकेंड है आपका एंजियोस्पर्म, इसको बोला जाता है आवृत बीजी। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो क्रिप्टोगैम को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? तो पहले नंबर पर आता है शैवाल यानी एल्गी, शैवाल, और सेकेंड नंबर पर आता है बैक्टीरिया, ठीक है, इसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है कवक, इसको फफूंदी बोला जाता है, इंग्लिश में फंगी या फंगस बोला जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो एंजियोस्पर्म है, इसको इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन सा वर्ग है, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, ताकि मतलब इधर जगह नहीं है इसीलिए इधर लिख रहे हैं। एक है मोनोकोट, इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, सेकेंड है आपका डाइकोट, इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, पत्री, ठीक है। देखिए हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एंथोलॉजी में जो पुष्पों का अध्ययन किया जा रहा था, तो वहां पर एक सवाल था कि पुष्प किस में पाए जाते हैं, तो पुष्प पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में ही, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं लाइकेनोलॉजी। देखिए लाइकेनोलॉजी क्या है, तो लाइकेनो का स्टडी करना ही लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लाइकेनो का स्टडी करना ही लाइकेनोलॉजी कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये लाइकेन क्या होता है, ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं। तो चलिए इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सहजीवी संबंध जानते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो आइए हम इसको समझाते हैं। देखिए कैसे समझाए, देखिए जैसे कि मेरा दो दोस्त है, ठीक है, एक का नाम है अरविंद और एक का नाम है अखिल, ठीक है। अब देखिए, अब अरविंद जो लड़का है मेरा दोस्त, अरविंद के पास क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, और अखिल के पास फुटबॉल और बैट है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो अरविंद खेल सकता है? नहीं, ना ही अरविंद खेल सकता है और ना ही अखिल खेल सकता है, ठीक है। अब अरविंद ने क्या किया कि अपना बॉल अखिल को दे दिया और अखिल ने अपना फुटबॉल उसको दे दिया। अब दोनों आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। अब आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, इस परिस्थिति में कितने जीव आ रहे हैं? दो जीव आ रहे हैं, एक अरविंद और एक अखिल। यानी अरविंद ने हेल्प की अखिल की, और अखिल ने हेल्प की अरविंद की, ठीक है। यानी दोनों कहीं ना कहीं संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है कि नहीं संबंध क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं एक और प्रश्न कर रहा हूं। आप सहवाल नाम सुना है? सहवाल और कवक, यहां पर लिख दे रहा हूं। सहवाल और कवक नाम तो सुना ही होगा। इसको बोलते हैं एल्गी, इसको बोलते हैं फंगस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये शैवाल और ये कवक है, ये दोनों एक दूसरे के पास आकर जुड़ गए, ठीक है। ये शैवाल और ये कवक, ये दोनों एक दूसरे के पास आकर जुड़ गए कुछ इस प्रकार। ठीक है, यानी शैवाल और कवक आकर एक दूसरे से जुड़ गए। यानी शैवाल अपना भोजन कवक को दे रहा है और कवक अपना भोजन शैवाल को दे रहा है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं ये शैवाल इसका मदद कर रहा है और कवक इसका मदद कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये शैवाल और कवक जिस स्थान पर जुड़े हुए हैं उसी को बोलते हैं लाइके, ठीक है ना। यानी ये जो स्थान है, इसी स्थान को बोला जाता है लाइके। अब बताइए, इतना बात क्लियर है कि लाइकेन क्या होता है? ठीक है, इतना तो समझ गए। अब चलिए हम अगला शाखा पढ़ने वाले हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। देखिए, बैक्टीरियो का अध्ययन करना ही बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। यानी जितने भी जीवाणु है उनका स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। बस सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। जीवाणुओं का स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब अगला शाखा पढ़ने वाले हैं हम ब्रायोलॉजी। देखिए, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना ही ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना ही ब्रायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब अगला शाखा पढ़ने वाले हैं टेरिडोलॉजी। तो देखिए, टेरिडो फाइटा का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? टेरिडोलॉजी। इतना क्लियर है। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं पोमोलॉजी। अब ये क्या होता है? तो देखिए, फलों का अध्ययन करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
फलों का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अब देखिए जो आसान चीज है उसको आसानी रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं पीडोलॉजी। अब ये क्या है? तो देखिए मिट्टी का अध्ययन करना ही पीडोलॉजी कहलाता है, ठीक है, यानी हमारे जितने भी मृदा है, जैसे आपका लाल मिट्टी है, रोडी है, कंकड़ीले जैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उन्हीं का स्टडी करना ही पीडोलॉजी कहलाता है। मृदा का स्टडी करना ही पीडोलॉजी कहलाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है? ऐसे पादपों का वृद्धि कराना जिसमें केवल और केवल सजावटी फूल ही लगे होते हैं, ठीक है, तो वैसे पादपों का अध्ययन करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। सजावटी पुष्पों का अध्ययन करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं फाइकोलॉजी। अब देखिए फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन करना ही फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन करना ही फाइकोलॉजी कहलाता है। अब एक बात याद रखिएगा, फाइकोलॉजी भी बोला जाता है और एक और नाम है उसको बोला जाता है एल्गोलॉजी, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्गोलॉजी बोला जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं पैलिनोलॉजी, ठीक है। अब सर ये पैलिनोलॉजी क्या होता है? तो देखिए पराग कणों का अध्ययन करना है पैलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लेता है पोलन ग्रेन। इसी पराग कणों का स्टडी करना ही पैलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला शाखा पढ़ने वाले हैं माइकोलॉजी। अब ये क्या होता है? तो देखिए कवकों का स्टडी करना ही माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का स्टडी करना क्या कराएगा? माइकोलॉजी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आखिरी शाखा पढ़ने वाले हैं वायरोलॉजी, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो देखिए वायरसों का यानी विषाणुओं का अध्ययन करना ही वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का स्टडी करने क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।